Hello everyone, I hope you all are doing great. Welcome to the Supergrads. Today we will talk about political science in the CUET examination. We have started with the classes. Classes में हमारे कुछ chapters आप देखना start कर दिए होंगे. Chapters आपने कुछ complete भी कर दिए होंगे. Now here we will have a long series of YouTube sessions जहां पे हम दो चैप्टर से अराउंड 20-25 क्वेश्चंस ईच एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं. द पैटर्न इट विल कम लाइक जिस तरीके से वो आ सकते हैं, इजी से थोड़ा मुश्किल, हर तरीके के एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे इन द क्लासरूम एज वेल. जब हम थोड़ा डिस्कस करते हैं तो वहां पे भी थोड़ा एमसीक्यूज लेते हैं, बट हियर वी विल डिस्कस इवन द डिफिकल्ट वंस व्हिच आर मोस्ट प्रोबेबल इन योर एग्जामिनेशन, या जिस टाइप के आपके एग्जाम में आ सकते हैं. सो इट विल बी अ एवरीडे सेशन. हर दिन कुछ ना कुछ आपको यूट्यूब पे इस अलग तरीके से मिलते रहेंगे. Total there are 18 chapters, so we'll be covering this in around 9 to 10 videos. 9 से 10 videos में हम इसको complete करेंगे, right? Now what today we are going to do in this is first two chapters of the first NCERT, that is the Cold War era, chapter 1 and the end of bipolarity. ये दो chapter I hope आपने पढ़ लिए हो. Now what you have to do here is, अगर आपने ये chapter पढ़े नहीं है तो एक बार इस chapter को अच्छे से पढ़ लो. इसकी videos अगर आपके पास है तो वो वीडियो सेशन के आप देख लो, एंड आफ्टर दैट ट्राई सॉल्विंग दिस क्वेश्चन अलोंग विथ मी, राइट? यहाँ पे आपको साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एंड दिस वे यू विल गेट प्रैक्टिस आल्सो, यू विल गेट यूज्ड टू द एग्जाम पैटर्न एज वेल. आपको पता चलेगा कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, एंड यू कैन इवन चेक कि आप कितने प्रिपेयर्ड हो फॉर द एग्जामिनेशन. नाउ लेट्स प्रोसीड towards the first question that we are going to discuss. First, very simple question: what is the full form of CIATO? Now we have seen this in the first chapter, right? It is very important organization that was majorly created. जैसे हमने देखा था पहले चैप्टर में, कोल्ड वॉर के टाइम पे there were two power blocks जो बन गए थे, NATO and USSR का Warsaw Pact, right? Now Warsaw Pact was majorly in the USSR का region and NATO was majorly in the European region, but USA wanted to increase their dominance. USA क्या चाहता था? अपना dominance बढ़ाना चाहता था even the Asia या East Asia के region में, and that's why they decided कि यहाँ पे भी कुछ एक you can say kind of agreement बनाया जाए, and that's why there was creation of CIATO, which is Southeast Asian ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. ये है साउथ ईस्ट एशियन, क्योंकि इधर इनको यूएस को अपना डोमिनेंस बढ़ाना था. दैट्स व्हाई दे क्रिएटेड दिस साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी डी, दैट इज साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. सेकंड क्वेश्चन: which one of the following is an agreement signed between the two superpowers starting in 1960s? Now during this time there were major, इस चैप्टर में भी हमने देखा है, मेजर एग्रीमेंट्स रिलेटेड टू न्यूक्लियर टेस्ट वेयर कंडक्टेड, या फिर स्टार्ट ट्रीटी जैसे आई थी. तो दिस ट्रीटीज वेयर देयर, जो बैलिस्टिक मिसाइल और यू कैन से न्यूक्लियर मिसाइल के लिए कुछ ट्रीटीज आई थी जो साइन की गई थी. वन ऑफ दोस ट्रीटी जो 1960s में साइन की गई थी, दैट वाज लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी. दैट वाज लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी. इसके अलावा we talked about partial test ban treaty, then we talked about non-proliferation treaty, then we talked about CTBT, comprehensive test ban treaty, then there is START treaty, right? And recently current affairs में जो न्यूज में चल रही थी, that is new START treaty, correct? तो अच्छा, ये भी आप याद रखना कि हम यहाँ पे of course we will stick to the syllabus of 12th class NCERT for political science, लेकिन उससे एसोसिएटेड अगर कुछ करंट में भी चीजें हुई है उस पर्टिकुलर चैप्टर, उस इश्यू को लेके, जैसे कि न्यू स्टार्ट ट्रीटी, तो उसके बारे में भी हम थोड़ा डिस्कस कर ही लेंगे, ठीक है? सो दिस इज लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी. देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू द कोल्ड वॉर एरा? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? नाउ रिमेंबर दिस वेरी वेल, हमेशा याद रखना, ट्रू और नॉट ट्रू या करेक्ट इनकरेक्ट अच्छे से पढ़ना है बिफोर checking the question or before you can say solving the question, because it becomes very important to see कि क्या सही है या क्या आप गलत तो नहीं कर रहे हो. This is a very common mistake which generally people make, and that too जब incorrect लिखा होता है तब. So what you can do in your examination is ये true या correct या incorrect, इसको आप अच्छे से एक बार check कर लो. So which of the following statements are true with respect to the Cold War era? It was competition between the USA and Soviet and their respective allies. बहुत सही बात है, यही तो हो रहा था. Second, USA and USSR engaged in direct wars. तो हमने क्या पढ़ा था? We talked about one term here called Cold War, right? हमने बात की थी Cold War की and proxy wars. तो इसमें क्या होता है? कंट्रीज डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती, बट दे आर अलाइंड, और यू कैन से अपने अलाइज की वजह से वो इनडायरेक्टली लड़ती है. जैसे कि
between, if there is war between Israel and Palestine, right? Israel and Palestine. So Israel will get support from USA, तो Palestine will get support from USSR, right? और इस तरीके से ये लड़ाई हो रही है, तो डायरेक्ट वॉर नहीं होगा, इनडायरेक्ट वॉर होगा. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत होगा. दे आर नॉट एसोसिएटेड और दे आर नॉट engaging in the direct war. So answer will be, पहला वाला तो करेक्ट है, so only one. इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो इनको हम स्टेटमेंट्स बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं. एंड इफ दे आर देयर, जनरली ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, बिकॉज वी डू नॉट नो किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है ना. बिकॉज ऐसे स्टेटमेंट में इट बिकम्स वेरी इजी. अगर वन लाइनर क्वेश्चन होता है जहां पे एक वर्ड में आंसर होता है तो थोड़ा वो मुश्किल होता है. अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, राइट. इट बिकम्स लिटिल डिफिकल्ट, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है. तो वहां पे आप तुक्का भी नहीं लगा सकते. कभी भी याद रखना, जीके सेक्शन और यू कैन से इस टाइप का जब पॉलिटिकल साइंस का कोई सेक्शन आता है, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट यू कैन से, इनमें अगर कोई फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा गया है तो आप उसमें तुक्का नहीं मार सकते. अपार्ट फ्रॉम दिस, जनरल टेस्ट में भी जो करंट अफेयर्स है उसमें भी आप तुक्के नहीं लगा सकते इफ देयर आर फैक्चुअल क्वेश्चंस, राइट. इफ देयर आर फैक्चुअल क्वेश्चंस, तो यहाँ पे फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन आपको याद रखना है. एंड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अगर आते हैं तो यू कैन जस्ट रीड द स्टेटमेंट एंड दैट बिकम्स इजी. वो इजी हो जाएगा, रीड करते ही आपको आइडिया लग जाएगा. विल सॉल्व मेनी स्टेटमेंट्स बेस्ड क्वेश्चन आल्सो, उससे आपको पता चलेगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे हमने अभी देखा, राइट. यहाँ पे हमें इजीली पता चल रहा था कि डायरेक्ट वॉर तो था ही नहीं, तो स्टेटमेंट जब बड़ा हो गया तो आपको पता चल गया कि ये गलत स्टेटमेंट हो सकता है, राइट. नाउ व्हाट आर दीज प्लान्स? क्या है ये प्लान्स, या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स मेंशन्ड बिलो आर ट्रू अकॉर्डिंग टू द ईयर दैट टुक प्लेस? तो कौन से के साथ ईयर सही मैच किया है? मार्शल प्लान 1947 करेक्ट है, राइट. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आया था. फॉल ऑफ बर्लिन वॉल 1989, दिस इज आल्सो करेक्ट, इसी टाइम हुआ था ये. फॉर्मेशन ऑफ नाटो 1949, ये भी करेक्ट है. क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, ये हुए थे इन द ईयर 1962. सो ये वाला गलत हो गया, तो आंसर विल बी 1, 2 एंड 3, that is A. 1, 2 and 3, that is E. This will be the answer. Let's move on to the next question. In response to Marshall Plan, Stalin ने क्या डिसाइड किया? Now, firstly, if you know Marshall Plan, आप again लंबे लंबे क्वेश्चन जो स्टेटमेंट्स वाले ऐसे कुछ स्टेटमेंट दिए गए वो इजी हो जाते सॉल्व करना. मार्शल प्लान ये था कि यूएसए वांटेड दैट दे वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाए ऑन द कंट्रीज हु आर नियर टू यूएसएसआर, और यू कैन से यूरोपियन रीजन में यूएसए का डोमिनेंस रहे, यूएसएसआर उस एरिया में घुसे ना, इसके लिए मार्शल प्लान लाया गया था. अब मार्शल प्लान अगर यूएसए का है टू इंप्रूव देयर डोमिनेंस, यूएसएसआर का प्लान क्या कहेगा या स्टालिन क्या कहेगा? वो सब ऐसी चीजें कहेगा जो उनका इन्फ्लुएंस बढ़ाएगा, यूएस का इन्फ्लुएंस कम करेगा. लेट्स सी व्हाट आर द स्टेटमेंट्स. Forbid Hungary, Czechoslovakia, Poland to ask for aid, right? Then engineered fledgling communist government in Eastern Europe and Balkans, करेंगे ही अपनी सरकार. Formalize the Council for Mutual Economic Assistance, right? So that कोई पैसा ना ले मार्शल प्लान से. So statements पढ़ के you can simply say कि सारे statements सही टाइप के दिख रहे हैं. So answer will be all of these. Answer क्या होगा? All of these. Then next, what was the name of Soviet's first space satellite? पहला जो सैटेलाइट था, because this Cold War was mainly having this proxy war. Apart from this, स्पेस एक नया एरिया ऑफ वॉरफेयर हो चुका था. स्पेस में जितना जितना डोमिनेंस है वो चलता था, एंड दूसरा आर्म्स रेस, जिसके पास जितने आर्म्स है वो चलता था. तो स्पेस वाज वन ऑफ द एरिया जहां पे यूएसएसआर ने काफी इंप्रूवमेंट की थी या फिर काफी सक्सेसफुल थे. तो उनका पहला सैटेलाइट कौन सा था? व्हाट वाज द फर्स्ट सैटेलाइट? देयर फर्स्ट सैटेलाइट वाज स्पुतनिक. आजकल फिर से स्पुतनिक न्यूज में है क्योंकि इन्होंने अपनी जो कोविड-19 की वैक्सीन है रशिया की, उसका भी नाम क्या रखा हुआ है? स्पुतनिक वी, राइट. तो उसी तरीके से इनका पहला सैटेलाइट था, वो भी इट वाज कॉल्ड एज स्पुतनिक, राइट. एंड इट वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 1957. तो ये आंसर होगा स्पुतनिक. अपार्ट फ्रॉम दिस, इसमें ये एक नाम आपको याद रखना है, वेलेंटिना टेरेशकोवा. नॉट रिलेटेड डायरेक्टली टू पॉलिटिकल साइंस, लेकिन याद रख सकते हो बिकॉज शी इज द फर्स्ट फीमेल जो गई थी इन स्पेस, फर्स्ट फीमेल जो स्पेस में गई थी. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. हु अपोज द पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट? पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट क्या थी? पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट ये थी कि हमें कंटेन करना है कम्युनिज्म को टू स्प्रेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, राइट. कम्युनिज्म को कंटेन करो. तो कम्युनिज्म को कंटेन करने के लिए कौन बोलेगा? It will be of course USA. So the person is
हैरी एस ट्रूमन. ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड. जापान के ऊपर अटैक करने के लिए भी इन्होंने ही कहा था. हिरोशिमा नागासाकी वाज ऑथराइज्ड बाय हैरी एस ट्रूमन. नेक्स्ट क्वेश्चन, सोवियत इक्विवेलेंट टू नाटो. नाटो का जैसे बोला था मैंने आपको बताया था 2 पावर ब्लॉक जो बने थे. सेकेंड पावर ब्लॉक वाज वॉर्सो पैक्ट. इट वाज वॉर्सो पैक्ट, राइट. वॉर्सो पैक्ट बना था. अच्छा, वॉर्सो पैक्ट को खत्म हो गया है, राइट. वॉर्सो पैक्ट तो खत्म हो चुका है. नाटो स्टिल एग्जिस्ट करता है. वॉर्सो के बाद जब डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर के बाद वॉर्सो खत्म हुआ, देयर वाज क्रिएशन ऑफ सीएसटीओ, दैट इज कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. तो आप मुझे एक बार बता दो कि सीएसटीओ जो इसके बाद बना था, व्हाट ऑल कंट्रीज आर देयर इन दिस सीएसटीओ. कमेंट सेक्शन या चैट बॉक्स में बाद में बता देना कि एक बार चेक कर लेना, अदरवाइज कौन सी कंट्रीज है, बिकॉज सीएसटीओ वाज इन न्यूज, तो यू शुड नो दिस. Then Berlin airlift was undertaken by. Now Berlin, Germany. यहाँ पे क्या हुआ था? It was divided into 2 parts. Blockade of Germany हुआ था. That is West Germany and East Germany. एक साइड USSR का प्रो था, एक साइड USA का प्रो था, and that's why there was a problem which created and blockade हो गया था. And इस blockade को solve करने के लिए USA ने काफी help किया था. blockade की वजह से यहाँ के लोगों को food and civil supply नहीं मिल रहा था, तो वो देने के लिए it was done by USA. So it was the Soviet Union in response to Marshall Plan? No. The Western powers to disrupt the Eastern economic recovery? No. The United States and Britain to deliver food to the Berlin for more than 1 year. तो ये लग रहा है सही statement. So answer for this will be C. Let's move on to next. After the setbacks on both sides, the Cold War reached its veritable climax. क्लाइमेक्स और यू कैन सी द पीक, कि अब कोल्ड वॉर को वॉर में पूरा कन्वर्ट हो सकता है. ये कब लगा था? दिस वाज द सिचुएशन ड्यूरिंग द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस ऑफ द ईयर 1962, राइट. क्यूबन मिसाइल क्राइसिस इस टाइम पे हुआ था, ये 1962 में. देन द लीगेसी ऑफ कॉलोनियलिज्म एंड ऑन सब सहारन अफ्रीका वाज. तो इसके बारे में स्टेटमेंट्स है कुछ. द लीगेसी ऑफ colonialism in sub-Saharan Africa was a sharp population increments, the formation of small but restless middle class, the granting of independence rather than investment in infrastructure. तो कॉलोनियलिज्म की वजह से यहाँ पे क्या हुआ अफ्रीका में, सब सहारन अफ्रीका. कॉलोनियलिज्म दैट मींस ये जो अलग अलग यूएसए की या फिर यूरोपियन कंट्री जैसे यूके है, फ्रांस है, इनकी जब कॉलोनी थी, जब ये कॉलोनीज से ये इंडिपेंडेंट हुए, तो व्हाट वर द प्रॉब्लम्स व्हिच दे फेस्ड बिकॉज ऑफ कॉलोनियलिज्म. तो आप प्रॉब्लम्स, तो आप नेगेटिव चीजें ही देख सकते हो. शार्प पॉपुलेशन इंक्रीमेंट्स, करेक्ट. फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल बट रेस्टलेस मिडिल क्लास हो सकता है. ग्रांटिंग इंडिपेंडेंस रादर देन इन्वेस्टमेंट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर. तो पैसा खर्चा करने की बजाय देश को इंडिपेंडेंस दे दिया, वो उनका देखते बैठे, राइट. बिकॉज these countries जिन्होंने इनको कॉलोनी बना के रखा था, they did not wanted to invest in these countries. Always India was a colony of UK because they were getting benefit from India. जिस दिन इंडिया में उनको पैसा खर्चा करना पड़ जाए, वो इंडिया छोड़ के चले जाएंगे. सेम थिंग हैपेंड. वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात हुई, उससे अच्छा इन्होंने डिसाइड किया कि इस देश को छोड़ ही देते हैं, राइट. दैट्स व्हाई आंसर इज ऑल ऑफ द above, all of the above. Then next, which among the following statement is wrongly described as nature of Soviet economy? Now again statement पढ़ना, क्वेश्चन पढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. हमेशा क्वेश्चन को चाहिए तो 2 बार पढ़ लो, और अगर करेक्ट, इनकरेक्ट या wrongly described है, दैट मीन्स हमें क्या ढूंढना है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है. wrongly described about the Soviet economy. Soviet that means socialist kind of economy होगी ये, राइट. सोशलिज्म होगा. तो एक ऐसा स्टेटमेंट आपको कोई मिल जाएगा जो शायद कैपिटलिज्म को फेवर कर रहा हो, जो शायद कैपिटलिज्म की बात कर रहा हो. तो सोवियत इकोनॉमी को रॉन्गली कैसे बोला जा सकता है? सोशलिज्म वाज द डोमिनेंट आइडियोलॉजी, एकदम सही बात है. स्टेट ओनरशिप और कंट्रोल एग्जिस्टेड ओवर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये भी सही बात है. पीपल एंजॉयड इकोनॉमिक फ्रीडम, कैसे हो सकता है ना? राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है आपके पास. सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, राइट. This statement is incorrect. So answer for this question will be C. Let's move on to next. Which one of the following was not a consequence of disintegration of USSR? Again, not. इसको highlight करना है. कौन सा consequence नहीं है disintegration of USSR का? Many stages, many new states emerged, right? Okay, states it should be है ना, नए
स्टेट्स बने, करेक्ट, नए नए स्टेट इमर्ज हुए थे, बहुत सी कंट्रीज को इंडिपेंडेंस मिला था. रशिया इमर्ज एज द न्यू सुपर पावर, नो, आफ्टर द कोल्ड वॉर, आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, पोस्ट कोल्ड वॉर इरा जो है, दैट इरा इज सेड टू बी ऑफ यूएसए, वो अमेरिका का इरा है, वो यूएसए का इरा कहा जाता है. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. रशिया डिड नॉट इमर्ज एज अ सुपर पावर, इट इज यूएसए व्हिच इमर्ज्ड एज अ सुपर पावर. पावर रिलेशन इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज, करेक्ट है. कैपिटलिस्ट सिस्टम इमर्ज एज द विनर, दिस इज आल्सो करेक्ट. सो स्टेटमेंट 2 गलत होगा. स्टेटमेंट बी, दैट इज इनकरेक्ट, राइट. यूएसए इमर्ज्ड एज अ सुपर पावर. Then what type of economy was proposed by a shock therapy? Now shock therapy ने कौन सी इकोनॉमी प्रपोज की थी, या फिर क्या था एग्जैक्टली ये शॉक थेरेपी? तो इसमें मेजरली इट वाज प्रमोटेड बाय यूएसए, और यू कैन से कैपिटलिस्ट कंट्री. तो ये चाहेंगे क्या कि कैपिटलिज्म आए हर जगह. तो ये शॉक थेरेपी किस लिए थी? फॉर प्रमोशन ऑफ कैपिटलिस्ट, मेजरली इन दोस कंट्रीज जो यूएसएसआर के बाद डिसइंटीग्रेट हुई. सो आंसर फॉर दिस इज सी, दैट इज कैपिटलिज्म. Next, arrange the following in the chronological order. That means किसके बाद कौन सा इंसिडेंट हुआ है, राइट ये आपको क्रोनोलॉजी में चेक करना है, लगाना है. सो फर्स्ट, दैट इज सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान. यूएसएसआर अफगानिस्तान में घुसा था. वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक दैट दे हैव डन, बिकॉज अफगानिस्तान इज कंसिडर्ड एज ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स. बड़े बड़े एम्पायर जब अफगानिस्तान में जाते हैं तो बर्बाद हो जाते हैं, जैसे कि सोवियत यूनियन, जैसे कि उसके बाद यूएसए, राइट. तो हम देख सकते हैं बड़े बड़े अगर कोई भी अफगानिस्तान में जाते हैं तो वो वहां पे टिक नहीं पाते, या उनको हराना काफी मुश्किल हो जाता है. अफगानिस्तान में क्राइसिस चलते रहते हैं. दिस हैपेंड इन द ईयर 1979, और 1989 तक यूएसएसआर वहां पे था, एंड इवेंचुअली उनका उसके बाद डिसइंटीग्रेशन हो गया. सो दिस इज स्टार्टेड इन 1979, राइट. इसका स्टार्ट होगा 1979. द नेक्स्ट इज फॉल ऑफ बर्लिन वॉल कब हुआ था? सो दिस फॉल ऑफ बर्लिन वॉल हैपेंड इन द ईयर 1989. 1989 में हुआ था फॉल ऑफ बर्लिन वॉल. देन disintegration of Soviet Union, this happened in the year 1991. and lastly the Russian Revolution, right, जिससे शुरुआत हुई थी इन सारी चीजों की. this Russian Revolution happened in 1917 to 1923. तो 1917 से 1923. तो सबसे पहले कौन सा इवेंट हुआ है? 17 वाला, दैट इज रशियन रिवॉल्यूशन. तो यहाँ पे आ गया रशियन रिवॉल्यूशन, लेकिन यहाँ पे भी है रशियन रिवॉल्यूशन, तो आगे का भी हमें देखना होगा. 79, 89, 91. सो सेकंड इज 79. तो एक के बाद आना चाहिए, राइट. फर्स्ट के बाद देयर शुड बी, फर्स्ट इज सोवियत इन्वेजन, ओके, नो, फर्स्ट इज रशियन रिवॉल्यूशन. तो ये दो जगह पे कहां पे दिखाई दे रहा है? ओके, हियर यू कैन सी रशियन रिवॉल्यूशन, ऊपर नीचे हो गया. हियर यू कैन सी रशियन रिवॉल्यूशन, और उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है अफगानिस्तान. सो क्रोनोलॉजी शुड बी 4, 1, 2 एंड 3. तो कहां दिख रही है 4, 1, 2 एंड 3? यहाँ पे. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी डी. इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Which among the following is again not word important है an outcome of disintegration of USSR? End of the ideological war between USA and USSR, correct, and ideology of capitalism won. Birth of CIS, that is Commonwealth of Independent States. USSR में से रशिया जब निकला था, रशिया, यूक्रेन और बेलारूस, इन्होंने इसे साइन किया था, राइट. कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स. तो ये एक आउटकम था, करेक्ट है. चेंज इन द बैलेंस ऑफ पावर इन द वर्ल्ड, करेक्ट. एंड क्राइसिस इन द मिडल ईस्ट, है ना. मिडल ईस्ट का इन सब चीजों से कोई लेना देना है नहीं, मिडल ईस्ट ऑल टुगेदर अलग कहानी है. सो आंसर विल बी डी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटकम? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू विथ रिगार्ड्स टू कोल्ड वॉर? कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, ट्रू है विथ रिगार्ड टू कोल्ड वॉर? The Warsaw Pact was disbanded on 1st of July 1991. Correct है, after disintegration, right? Before disintegration ये हो गया था. Then there were 15 republics after the collapse of USSR. This is also correct. So answer will be C. Both 1 and 2. Both 1 and 2. Then which period termed as the period of US dominance? तो थोड़ी देर पहले मैंने इसी है ना सीरीज में बताया आपको. It is the post
कोल्ड वॉर एरा, राइट, जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ उसके बाद का पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएसएसआर इन्वेडेड अफगानिस्तान इन विच ईयर? ये भी हम देख चुके हैं, इट वाज डन इन द ईयर 1979, 1979 टू 1989 ये चल रहा था। देन हु इज द फाउंडर ऑफ बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी? इट इज लेनिन, राइट, ये थे लेनिन जिन्होंने बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी को एस्टैब्लिश किया था। देन चेचन्स आर बिलोंग्ड टू विच कम्युनिटी? तो इनके बारे में हमने पढ़ा है दैट चेचनिया रीजन है, चेचन्स ये लोग रहते हैं यहाँ पे, अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटी जो कह सकते हैं, इवन रिसेंटली दे आर इन न्यूज। जब ये रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ तो बहुत लोग बोल रहे थे कि यहाँ से लोगों को भी उस रशिया यूक्रेन के वॉर में रशिया ने भेजा है। सो हु आर दीज पीपल? तो दीज आर मुस्लिम्स, चेचनिया रीजन में रहने वाले ये मुस्लिम्स है, हु आर इवन एसोसिएटेड विद द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, राइट, तो इसलिए ये फेमस भी रहते हैं, न्यूज में रहते हैं। Next, which one of the following did Gorbachev not promise to reform? क्या promise गोर्बाचेव ने नहीं किया था? क्या promise गोर्बाचेव ने नहीं किया था? The person mainly behind this disintegration of USSR, to loosen the administrative system, correct? क्योंकि उन्हें पता था ये एक problem था USSR का, सोवियत का। To catch up with the West, correct? To reform the economy, correct? तो of course answer will be लास्ट वन, टू मेंटेन अ स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट। क्यों करेंगे भाई, है ना, स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट। सो दिस इज डी इज द आंसर। देन 23, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द शॉक थेरेपी? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है शॉक थेरेपी के बारे में? ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन द सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू रिच एंड पुअर, द वैल्यू ऑफ रशियन करेंसी डिक्लाइंड। बोथ द थिंग्स आर करेक्ट, दोनों चीजें करेक्ट है। सोसाइटी डिवाइडेड थी एंड रशियन करेंसी काफी डिक्लाइन हो रही थी। दिस वाज वन ऑफ द रीजन फॉर dissatisfaction of the Russian people or Soviet people with the situation of USSR. So answer for this will be both A and B. Then let's move on to the second last question of today's series. Which country in Central Asia witnessed a civil war for the period of 10 years? It is ताजिकिस्तान। इसी के साथ एक और चीज आप मुझे बता सकते हो कि सेंट्रल एशिया में कौन सी कंट्रीज आती है? What are the names of those countries who are there in Central Asia, right? Central Asia की country कौन सी है? Just you can write in the comment box. Then next and the last question, the first Gulf War was known as, या फिर ये क्वेश्चन इस तरीके से होना चाहिए, फर्स्ट गल्फ वॉर के पीरियड में यूएसए कंडक्टेड वन ऑपरेशन along with other 35 countries. What is the name of that operation? और you can say गल्फ वॉर को भी बहुत बार उस नाम से बुलाया जाता है. It is called as ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म. अच्छा, इस पे स्टार लगा हुआ है ना, इट इज ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, करेक्ट. So this was it for the first two chapters. I hope you got an idea about the first and second chapter. एक बार आप चैप्टर पढ़ लोगे और उसके बाद इसको सॉल्व करोगे तो आपको काफी मजा आएगा, काफी अच्छा फील होगा कि आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है, आपने सही से पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, क्या किया है. So just go through the chapter and then see this video. That will help you a lot. See you in the next session. Till then, thank you so much. Stay safe. Take care of yourself. Take care of your family. Thank you.